फ्रेंड, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट किया एनसीईआरटी नोट्स जो भारतीय इतिहास है और क्लास 6 से 12 और प्लस न्यू है बेस पे है। ये बुक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सुपर टेट, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा सभी एग्जामों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम करेंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, जो कि 1885 से 1915 तक था। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस के पूर्व कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीतिक चेतना बहुत तीव्रता से विकसित हुई और भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई। इससे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय शिकायतें पहुंचाने के अतिरिक्त देश के प्रशासन में भारतीय भागीदारी बनाने की मांग की सिफारिश की गई। भारतीय जनता के कल्याणार्थ भारत ब्रिटेन और ब्रिटिश अधिकारियों के पास आवेदनों को भेजने के लिए 1852 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना हुई। इस उद्देश्य के लिए 1852 ईस्वी में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिन्होंने दो संस्थाओं इस बात की मांग की थी कि प्रशासन में भारतीय को उच्च पद मिलना चाहिए। 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीय प्रश्नों पर विचार करना तथा भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटेन के नेताओं को प्रभावित करना था। 1870 में स्थापित पुणे में सार्वजनिक सभा, 1876 ईस्वी में स्थापित इंडियन एसोसिएशन, 1884 में स्थापित मद्रास महाजन सभा, वर्ष 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आदि ऐसे संगठन थे जो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व व्यापक स्तर पर जनता की प्रतिनिधित्व करते थे। वे सभी संगठन सरकार की आलोचना करने में अधिक प्रखर और भारतीयों के प्रति सरकार द्वारा अपनाई गई भेदभाव और दमन की नीतियों के विरुद्ध है। यद्यपि इन संगठनों की गतिविधियां अपने अपने प्रदेशों में सीमित थी, किंतु इनकी मांगें अखिल भारतीय स्वरूप की थी। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें देश के सभी देशों के लोगों को बुलाया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1885 में कलकत्ता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया और इसी समय कुछ अन्य नेताओं को एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया, जो बम्बई के दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया था। यही संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने का संगठन, जिसमें भारतीय जनता की आज़ादी के लिए संघर्ष किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 से 30 दिसंबर 1885 बम्बई के एक सम्मेलन में आयोजित किया गया था। कांग्रेस की स्थापना भारत के अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी ए होम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश के प्रमुख बड़े नेताओं के सहयोग से कांग्रेस की स्थापना की। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित दिसंबर 1885 में कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, K.T. तैयब, फिरोज शाह मेहता, S. सुब्रमण्यन अय्यर, P. आनंद चालू, दिनेश वाचा, G. अंगरकर और सुब्रमण्यन अय्यर तथा M.B. राघवाचारी आदि थे। कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन में सूर्यनाथ बनर्जी ने शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इसी दौरान कलकत्ता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना था। इनका अन्य उद्देश्य जाति, धर्म, प्रांत भेदभाव के लिए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना तथा मजबूत करना था। जनप्रिय क्षेत्रों का निरूपण तथा उन्हें सरकार के समक्ष रखना तथा देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करने था। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय अनेक मिथक प्रचलित थे, जिनमें एक प्रमुख सेफ्टी वॉल सिद्धांत था। सेफ्टी वॉल सिद्धांत के तहत माना जाता था कि ए और होम ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के निर्देश के मार्गदर्शन एवं सलाह पर ही इस संगठन की स्थापना की, जिससे कि उस समय भारतीय जनता में पनपते असंतोष और विस्फोट रूप लेने से रोका जा सके। असंतोष की समाप्ति हेतु संवैधानिक विकास सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जा सके।
सेफ्टी बल का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने थे, जिन्होंने हुम के जीवनीकार विलियम वेडरवन के कथन के आधार पर बनाकर वर्ष 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। कालांतर में वामपंथी आर.पी. दत्त और दक्षिणापंथी एम.एस. गोलाकार उदारवादी सी.एफ. एंड्रूज ने भी कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश सरकार की भूमिका को स्वीकार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आरंभिक दौर कैसी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बम्बई अधिवेशन पर प्रत्येक वर्ष दिसंबर में प्राय भिन्न स्थानों पर कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित होता था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जिसमें 450 लोगों ने भाग लिया। सूर्यनाथ बनर्जी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लिया। कांग्रेस कलकत्ता के अधिवेशन 1886 में अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की। ये कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बरदुन तैयब जी ने की थी। 1888 में इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित कांग्रेस के चतुर्थ सम्मेलन कुल 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एक अंग्रेज जॉर्ज विले ने की थी। कालांतर में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले अन्य अंग्रेज विलियम वेडरवन और अल्फ्रेड वेब और हेनरी जॉन कॉटन 1904 में थे। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादामनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। 1885 से 1905 ईस्वी तक अवधि तक कांग्रेस के कुछ अन्य अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता, सूर्यनाथ बनर्जी, रहमतुल्लाह सैनी, आनंद चालू, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले थे। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी 2 चरण थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संपादित आंदोलन कार्यक्रम में एवं नीतियों के आधार पर 2 चरणों में बांटा गया है। उदारवादी चरण जो 1885 से 1905 थी और उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक। उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक थी। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी के कहे जाने वाले नेताओं का वर्चस्व था। इन्होंने उदारवादी और नरमपंथी कहा जाता था। उदारवादी नेता कानून की सीमा में रहकर संवैधानिक आंदोलन तथा धीरे धीरे व्यवस्थित तरीकों से शासन में सुधार की मांग का समर्थन करते थे। उदारवादियों का विश्वास था कि यदि जनमत को उभारा जाए और संगठित किया जाए तो प्रार्थना पत्रों और सभाओं और प्रस्ताव भाषाओं द्वारा अधिकारियों जनता की मांगों को पहुंचाया जा सकता है। धीरे धीरे एक एक करके इन मांगों को पूरा करेंगे। उदारवादियों के आंदोलन में दबाव में ब्रिटिश सरकार ने 1892 ईस्वी में परिषद कानून पास करना पड़ा और इस कानून द्वारा स्थायी विधायी परिषद प्रांतीय परिषदों सदस्यों की संख्या बढ़ा दी है। इनमें कुछ सदस्य भारतीय प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने सकते थे, किंतु बहुमत सरकारी सदस्यों के ही रहता था। राष्ट्रवादी 1892 से कानून का पूर्णतः असंतुष्ट थे। उदारवादियों की प्रमुख मांगें एवं उनके विभिन्न दृष्टिकोण का विवरण निम्न है। उदारवादियों की प्रमुख मांगें। उदारवादी चरण में कांग्रेस धीरे धीरे सुधार लागू करने और सरकार तथा भारतीय अधिकारियों के स्थान देने की मांग की। उदारवादी चरण में कांग्रेस विधानसभाओं से अधिक अधिकार देने और उन सभाओं के सदस्यों को निर्वाचित करने की विधानसभाओं की प्रतिनिधि और संस्थाएं मांग की। कांग्रेस ने यह मांग की थी जिन प्रांतों में विधानसभाएं नहीं है उनकी स्थापना की जाए। इन चरणों में कांग्रेस की यह मांग थी कि भारतीय उच्च सरकारी पदों पर भर्ती किया जाए और सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में भी होनी चाहिए। कांग्रेस ने भू राजस्व कमी करने और भारतीय उद्योग के विकास के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन की मांग की। कांग्रेस ने प्रशासन तथा सेना पर होने वाले भारी खर्च तथा भारतीय धन के विदेश जाने का विरोध किया। उदारवादियों की इन प्रमुख मांगें थी कि भाषण तथा बोलने की आज़ादी, लोक कल्याण योजनाओं का विस्तार और शिक्षा प्रसार हो। कांग्रेस ने यह भी मांग की सरकार को भारतीय कल्याण का कार्य करना चाहिए और ब्रिटेन के हितों के लिए भारतीयों का शोषण समाप्त करना चाहिए। इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।